हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस पर डिस्कस करेंगे। यहां पर स्पेस वर्ड का मीनिंग एक ऐसे स्पेस से है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, यानी किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टर्म में उस रीजन की एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को समझ के हम रीजन की, स्पेस की एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा एक बार आप समझें। मान लीजिए इस रीजन में, इस बोर्ड पर मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड है जो कि आर्बिट्रेरीली कुछ इस तरह से मैं क्रिएट कर रहा हूं। एक आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डेवलप किया है और हमें इस रीजन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। यहां पर आप ध्यान दें, जो फॉर्मूला हम डेवलप करने जा रहे हैं उस फॉर्मूले को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस पे अप्लाई किया जा सकता है। जनरलाइजेशन के लिए मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है जो आर्बिट्रेरी है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल वॉल्यूम कुछ इस तरह से पिक किया जा रहा है। इस वॉल्यूम को हम dv कंसीडर कर रहे हैं। हमें इस dv वॉल्यूम में इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। कैसे ये कैलकुलेशन होगा आप समझें। इस कैलकुलेशन में आने से पहले एक बात यहां पर और ध्यान दें, गॉसेस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म में हमने स्पेस के किसी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से एफिलेट किया था। क्या फॉर्मूला हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम में डिस्कस किया था, एक बार आप पहले उसे देखें। वो फॉर्मूला था डेल डॉट ई, जिसे डाइवर्जेंस ई कहा जाता है, इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से किसी रीजन की चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को आपस में एफिलेट किया जाता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में इस स्मॉल रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो यह बनेगा डेल डॉट ई डीवी इक्वल टू रो डीवी, जिसे मैं इस स्मॉल रीजन के चार्ज के रूप में प्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि यह फॉर्मूला उस रीजन को भी सॉल्व करता है जहां पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले से ऐसे रीजन पर चार्ज का वैल्यू 0 कैलकुलेट होगा जहां पर यह अवेलेबल नहीं है। इस केस को हम किसी भी रीजन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस रीजन में चार्ज प्रेजेंट है तो आउटकम के रूप में आपको dq का वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज इसे सॉल्व करने पर 0 मिलेगा अगर कोई रीजन चार्ज फ्री है। जनरली इसे यूज किया जा सकता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से dq को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब ध्यान दें, अगर मैं गॉसेस थ्योरम को उसके जनरल फॉर्म में लिखूं तो हम जानते हैं जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन ई डॉट ds, यानी पूरे सरफेस पर क्लोज्ड इंटीग्रल की वैल्यू को उस रीजन के चार्ज, अब चूंकि इस रीजन पर डिस्कशन चल रहा है तो मैं फिलहाल इस चार्ज को dq लिख रहा हूं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस तरह से गॉसेस थ्योरम को एक्सप्लेन किया जाता है जनरल फॉर्म में, सरफेस इंटीग्रल के टर्म में, और इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है डेल के फॉर्मेट में, डेल के टर्म्स में। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को रिलेटिवली कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि इनका राइट साइड टर्म सिमिलर है। इस सरफेस इंटीग्रल फॉर्म को इस फॉर्म के इक्विवेलेंट होना चाहिए। आप अगर इस डिस्कशन को किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर के लिए डिस्कस करते तो यह बनता डेल डॉट एनी वेक्टर डीवी इक्वल टू एनी वेक्टर डॉट डीएस। अपने फर्दर डिस्कशन में हमें इस रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मैं ये रिलेशन आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान देते रहे। एक बात पर और ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर को पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस डेल वेक्टर फाई के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। एक बात यहां पर और बता देना चाहूंगा कि वॉल्यूम के लिए v नोटेशन यूज हो चुका है, यही वजह है कि हम पोटेंशियल के लिए फाई नोटेशन यूज कर रहे हैं।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस डेल वेक्टर फाई के रूप में लिखा जा सकता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डिफरेंशियल फॉर्म में फाई के टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख पाऊंगा, एक बार आप ध्यान से देखें। यह बनेगा माइनस डेल डॉट डेल, जिसे मैं डेल स्क्वायर कह सकता हूं, ई फाई से रिप्लेस हो जाएगा और डीवी का टर्म इसमें रहेगा, इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो कुछ इस तरह से गॉसेस थ्योरम को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है पोटेंशियल के टर्म में। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हमें इस छोटे से रीजन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। एक बात जो आप जानते हैं, मैं एक बार फिर भी बता दूं कि डेल वेक्टर के रूप में जो वेक्टर यूज किया जा रहा है वो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप होना चाहिए। ये वेक्टर जो आप देख पा रहे हैं ये स्पेस के केसेस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सो इस केस में स्पेस की एनर्जी निकालने के लिए हम इस 3 डायमेंशन में कवर्ड वेक्टर को यूज कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस वेक्टर में एक्स, वाई और जेड सभी डायरेक्शंस के कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हैं। अब इस डेल वेक्टर को यूज किया गया है और इस स्मॉल रीजन की एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान दें कि इस रीजन के पोटेंशियल को फाई और चार्ज को अगर डीक्यू कहा जा रहा है तो आप ये समझते हैं कि ये डीक्यू और पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। हम जानते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और उनकी प्रोपोर्शनलिटी से सिस्टम के कैपेसिटेंस को डिफाइन किया जाता है। सो पोटेंशियल और चार्ज के बीच के रिलेशन को अगर मैं एक ग्राफ बना के प्रेजेंट करूं तो आप समझ सकते हैं कि फाई और चार्ज डीक्यू के बीच में कुछ इस तरह का प्लॉट क्रिएट होगा और अगर इस प्लॉट का एरिया कैलकुलेट किया जाए तो वो एरिया एनर्जी को एक्सप्लेन करेगा। सो इस ट्रायंगल के एरिया को एनर्जी के रूप में समझा जा सकता है इस केस के लिए। सो एनर्जी इस रीजन के लिए लिखी जा सकती है du इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसे मैं हाफ इंटू फाई इंटू डी क्यू लिख सकता हूं। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले में कि डी क्यू को एप्सिलॉन नॉट के टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। सो डी क्यू की वैल्यू भी मैं इसी लाइन में अप्लाई कर दे रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। यह हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई डी वी इंटू एप्सिलॉन नॉट का एक टर्म में यहां लिख दे रहा हूं और एक माइनस साइन मुझे लगाना होगा इसमें। सो डी यू का वैल्यू बन जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय 2 फाई डेल स्क्वायर फाई डी। अब इस टर्म को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या स्टेप्स होंगे, एक बार उस पे आए। यहां पर आप एक प्रोडक्ट देख पा रहे हैं जिसमें आप पोटेंशियल को डेल स्क्वायर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई होता हुआ देख रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में याद दिलाना चाहूंगा, आप ध्यान दें। हम जानते हैं कि अगर हम डेल डॉट फाई डेल वेक्टर फाई, यानी अगर हम फाई और डेल फाई के प्रोडक्ट को डेल वेक्टर से डॉट करें तो प्रोडक्ट रूल यूज करके डिफरेंशिएशन का इस केस को रिजॉल्व किया जा सकेगा। सो एक बार मैं पहले इस प्रोडक्ट पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। यह बनेगा डेल फाई डॉट डेल फाई। यहां पर आप समझते जाएं कि इसे एक टर्म और इसे दूसरे टर्म के रूप में लिया जा रहा है और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली एक को डिफरेंशिएट करके दूसरे को और दूसरे को डिफरेंशिएट करके पहले को लिखा जाना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप में मैंने फाई को डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया है और डेल फाई को प्लेस कर दिया है और अब अपने दूसरे टर्म में मैं फाई को प्लेस करके डेल का डेल के साथ डॉट करने जा रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। यह बन जाएगा डेल स्क्वायर फाई। तो कुछ इस तरह से डेल डॉट फाई डेल फाई को प्रेजेंट किया जा सकता है। अब जो फॉर्मेट आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, उस फॉर्मेट में आप फाई डेल स्क्वायर फाई को भी देख पा रहे हैं और आप समझते हैं कि इस टर्म को इस इक्वेशन से आसानी से निकाला जा सकता है। सो अगर मैं फाई डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू इस टर्म और इस टर्म के डिफरेंस के रूप में प्रेजेंट करूं तो डी यू का क्या वैल्यू हमें मिलेगा, एक बार आप उसे ध्यान से देखें। ये सभी बातें आप समझ चुके हैं, मैं इन्हें यहां से हटा रहा हूं।
अब ध्यान दें, अगर हम फाई डेल स्क्वायर फाई का वैल्यू डी यू में अप्लाई करें तो ये बनेगा डी यू इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय 2 फाई डेल स्क्वायर फाई, जो कि बन जाएगा डेल डॉट फाई डेल फाई माइनस डेल फाई डॉट डेल फाई। सो कुछ इस तरह से फाई डेल स्क्वायर फाई को लिखा जाएगा और अदर टर्म्स के रूप में डीवी इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो इस एनर्जी के टर्म को इस एलिमेंट्री रीजन के लिए कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप ध्यान देते रहें। यह बनेगा डी यू इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस किया जा सकता है। सो मैं सेकेंड टर्म को पहले लिख रहा हूं, आप ध्यान देते रहिए। यह बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अब हमें लिखना होगा डेल फाई डॉट डेल फाई डीवी। यहां पर याद रखें, डेल फाई को हम पहले ही माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के रूप में लिख चुके हैं। हम ये जानते हैं कि डेल फाई के नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है। सो डेल फाई वेक्टर को माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखने पर यह बनेगा माइनस ई वेक्टर डॉट माइनस ई वेक्टर, यानी यहां पर मैं ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर के रूप में इसे लिख सकता हूं। एक बार फिर समझे कि यह माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो चुका है और डेल फाई को माइनस ई वेक्टर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे डेल फाई को भी माइनस ई वेक्टर लिखा जा सकता है। सो माइनस ई वेक्टर और माइनस ई वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ई डॉट ई लिखा जा सकता है। दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, आप समझते हैं। इंटू डीवी का टर्म इसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए और फर्स्ट टर्म को मैं सेकेंड प्लेस पर लिख रहा हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट फाई डेल फाई। सो कुछ इस तरह से सेकेंड टर्म को लिखा जाएगा और एक डीवी से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। सो इस वैल्यू को आप इस स्मॉल रीजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दें, ये जो आउटकम आप देख पा रहे हैं, इस आउटकम में आने वाला ये सेकेंड टर्म डेल डॉट एनी वेक्टर इंटू डीवी है और हम आपको बता चुके हैं कि डेल डॉट एनी वेक्टर इंटू डीवी के रूप में लिखे हुए टर्म को सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले बोर्ड में जब हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के सरफेस इंटीग्रल फॉर्म को लिखा था तो हमने वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मेट और सरफेस एरियल फॉर्मेट को कंपेयर किया था। आप एक बार फिर उसे समझें। हमने लिखा था डेल डॉट एनी वेक्टर डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डीएस क्लोज्ड इंटीग्रेशन थ्रू आउट द सरफेस। सो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर ई को एनी वेक्टर मानते हुए मैं इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से रिप्लेस करूं तो ये जो एनर्जी इस छोटे से रीजन की मुझे मिली है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप एक बार ध्यान से देखें। ये हो जाएगी डी यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर डीवी माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई के प्लेस पे हमें इस केस में अप्लाई करना होगा फाई डेल फाई। आप ध्यान देते रहे, इस फॉर्मूले में ई यूज किया जा रहा है, ये गॉसेस थ्योरम से यूज किया गया है और हमें अपने केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के प्लेस पे फाई डेल वेक्टर फाई को यूज करना है। सो डेल डॉट फाई डेल वेक्टर फाई डीवी को लिखा जा सकता है फाई डेल वेक्टर फाई डॉट डीएस वेक्टर। सो कुछ इस तरह से आप इसे प्रेजेंट कर पाएंगे, यानी इस छोटे से रीजन की टोटल एनर्जी को इस वॉल्यूम इंटीग्रल के टर्म में और इस सरफेस इंटीग्रल के टर्म में लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें कि मैथमेटिकली जब इन दोनों टर्म को कैलकुलेट किया जाएगा तभी इस रीजन की एनर्जी निकाली जा सकती है। सो अगर हमें इस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर की वैल्यू मालूम है और हम अपने इस रीजन का पोटेंशियल फंक्शन जानते हैं तो उन दोनों की हेल्प से इस आउटकम को सॉल्व किया जा सकता है। यानी फर्दर इसके आगे के स्टेप किसी प्रॉब्लम में अप्लाई किए जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानने के बाद और उस रीजन का पोटेंशियल फंक्शन जानने के बाद। एक बात यहां पर और जोड़ना चाहूंगा कि इस स्मॉल रीजन की एनर्जी को आपने कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है
इस प्रेजेंटेशन में एक वॉल्यूम इंटीग्रल टर्म है और एक सरफेस एरिया टर्म है। अगर हम इस कंप्लीट स्पेस की एनर्जी थ्रू आउट स्पेस निकालना चाहें, इनफाइनाइट रीजन में निकालना चाहें, तो उस केस के लिए हमें इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करना होगा। आप ये समझते हैं कि उस केस में इसे इंटीग्रेट करना होगा और तब ये सरफेस एरिया जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये थ्रू आउट स्पेस सॉल्व किया जाएगा। आप समझते हैं कि उस केस के लिए हमें इसे थ्रू आउट स्पेस सॉल्व करना होगा। सो इस इंटीग्रेशन को थ्रू आउट स्पेस और इसे वॉल्यूम इंटीग्रल के रूप में सॉल्व करने पर जो फाइनल एनर्जी इस पूरे स्पेस के लिए हमें मिलेगी वो क्या होगी, एक बार आप समझें। मैं ये यहां से हटा रहा हूं, आप ध्यान दें। वो एनर्जी हो जाएगी U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E डॉट E। यहां पर मैं E डॉट E को E मॉड स्क्वायर से प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान दें, इंटू dV इंटीग्रेशन, जिसे सॉल्व करना होगा कंप्लीट वॉल्यूम में, माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल थ्रू आउट द स्पेस फाई डेल फाई डॉट ds वेक्टर। अब यहां पर ध्यान दें, अगर मैं इस डेल फाई वेक्टर को माइनस E वेक्टर से चेंज करूं तो उस माइनस को इस माइनस में इन्वॉल्व करके इसे प्लस बनाया जा सकेगा, और इसे प्लस बनाने के बाद अब यह फॉर्मूला होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन थ्रू आउट द स्पेस फाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर। अब ध्यान दें, यहां पर चूंकि इसे थ्रू आउट स्पेस सॉल्व किया जाना है, चूंकि इस इंटीग्रेशन को थ्रू आउट स्पेस सॉल्व किया जाना है, और हम जानते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रेशन है, सो जब आप थ्रू आउट स्पेस में इसे कैलकुलेट करेंगे तो स्पेस की अनलिमिटेड बाउंड्री वाली कंडीशन में एरिया इनफाइनाइटली लार्ज एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जनरल आइडिया के लिए यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एनर्जी को एक स्फेरिकल बड़े स्पेस रीजन में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आप इस एरिया को r स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टर्म कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि r की 2 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टर्म होता है, जबकि फाई को 1/r के प्रोपोर्शनल कहा जा सकता है। सो अगर आप इन तीनों टर्म्स को थ्रू आउट स्पेस के लिए समझने की कोशिश करें तो ये पहला टर्म r के इनवर्सली, दूसरा r स्क्वायर के इनवर्सली और तीसरा r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऐसे में थ्रू आउट स्पेस के लिए जब आप इनफाइनाइट बाउंड्रीज तक, जब आपके रीजन का रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्लियरली एक r का पावर डिनोमिनेटर में होने के कारण इसका नेट वैल्यू 0 आ जाएगा। कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि सर जब आपने एक स्मॉल रीजन की एनर्जी निकाली तो उस केस में आपने इस टर्म को 0 नहीं कहा, तो जब आपने इनफाइनाइटली लार्ज स्पेस में इसे निकाला तो इतने बड़े रीजन में तो इस टर्म की वैल्यू और ज्यादा होनी चाहिए थी, तो आप इसे 0 क्यों कह रहे हैं? तो समझें, ज्यादा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये कैलकुलेट करने के बाद पता लगता है। ये बात बिल्कुल क्लियर समझें कि एक छोटे रीजन के लिए इस टर्म को मैं 0 नहीं कह पाया हूं क्योंकि फाई, डेल फाई और ds तीनों की डेफिनेट वैल्यूज मेरे पास है। लेकिन जब एक इनफाइनाइट रीजन के लिए कैलकुलेशन होगा तो फाई r के इनवर्सली, इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के इनवर्सली और एरिया r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ऐसे में r स्क्वायर का टर्म कैंसिल करने के बाद भी एक 1/r का टर्म आप इस फॉर्मूले में देख पाएंगे, और उस 1/r की प्रेजेंस इनफाइनाइटली लार्ज कैलकुलेशन में इसे 0 कर देगी। यानी फाइनल एनर्जी के रूप में जो फॉर्मूला हमें मिलेगा, आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर इंटू डी। सो कुछ इस तरह से स्पेस में एनर्जी को पता लगाया जा सकता है उस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर E अवेलेबल है। यहां पर ध्यान दें कि अगर आप किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को जानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की हेल्प से यह फॉर्मूला डायरेक्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। इस फॉर्मूले से स्पेस के किसी रीजन की एनर्जी को डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इस पे आप ध्यान दें, कुछ डिफिकल्टीज इस डेरिवेशन में हैं, बट ये डिफरेंशिएशन के नॉर्मल रूल से ही थे,
जिन्हें हमने डेल वेक्टर में अप्लाई किया है। सो आप थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान देके इस आर्टिकल को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।